अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज का जो हमारा उन्वान है वो है एक नज़म जो आपकी दरसी किताब के निसाब में शामिल है। उसका नाम है शहज़ादे का छत पर सोना और परी के हाथों अगवा होना। तो इसमें ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। परी का नाम आपने सुना है तो वो जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि परी कैसी थी और कौन थी, और उसके हाथ अगवा होने वाले शहज़ादे आप तो नहीं थे कहीं, लेकिन वो बात की बात है। इस वक्त हम उसके जो शायर हैं मीर हसन, उनका तारफ़ पढ़ेंगे जो एक पेज पर है। और ये मैं अपने गुज़श्ता लेक्चर्स में तकरीबन हर लेक्चर में बता चुका हूँ और ख़ुसूसन तारफ़ी लेक्चर में बता चुका हूँ कि जो तारफ़ होता है उसके अंदर से MCQs आते हैं, और MCQs को, ये तो MCQs है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अंग्रेज़ी में, लेकिन चूँकि मारूफ़ हो गया है तो हम इसे, यानी मारूफ़ का मतलब है मशहूर हो गया है, तो हम इसे MCQs ही बोल देते हैं, वरना इसको हम बोलते हैं कसीरुल इंतखाबी सवाल। ये आप अपनी किताबों पे लिख लें, वरना मैं बाद में लिख भी दूँगा। इस वक्त फ़िलहाल मैं बता रहा हूँ। तो तारफ़ के अंदर से कसीरुल इंतखाबी सवाल आते हैं, इसलिए ये बड़ा अहम है। कितने आते हैं वो आप तारफ़ी लेक्चर सुनिए तो आपको मालूम हो जाएगा कि कितने आते हैं, नज़म में से कितने आते हैं। तो मीर हसन जो हैं उनका तारफ़ ये है कि ये 1727 में पैदा हुए और 1786 में इनकी वफ़ात हो गई। जो बच्चे उर्दू के हिंसे नहीं समझ सकते वो इसको लिख लें अंग्रेज़ी में, बेशक अपने ऊपर इसके ऊपर अंग्रेज़ी में लिख लें। ये है 1727 और 1786। और मैं कल कोशिश करूँगा लेक्चर से पहले, अगर आप मुझे बताएंगे तो मैं यहाँ पूरी आपको उर्दू की जो गिनती है वो भी लिख दूँगा। इनका नाम था मीर ग़ुलाम हसन, और हसन इनका तखल्लस था। आपको मालूम है कि तखल्लस शायर का शायराना नाम होता है, यानी असल नाम के साथ शायरी करते हुए वो एक ऐसा नाम जो उनकी तबीयत को भाता हो किसी वजह से वो लगा लेते हैं और फिर उसी से मशहूर हो जाते हैं, तो वो उनका तखल्लस कहलाता है। तो तखल्लस आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, तो ये हमारे हिस्सा ग्रामर में भी शामिल है। मैंने इसको ऑनलाइन लेक्चर्स में भी पढ़ाया हुआ है। वो नामवर हजब गो मीर ज़ाहक के बेटे थे। अब ये लफ्ज़ हजो भी है और हजब भी है, तो हमारी उर्दू जो है, क्योंकि इसके अंदर कोई इतनी ज़्यादा तरक्की नहीं हुई कि हम कह सकें कि ये जो लफ्ज़ है इसका सही अदायगी क्या है, तो इस पर मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ आरा हैं। वो नामवर हजब गो मीर ज़ाहक के बेटे थे। अब यहाँ मीर ज़ाहक को अंडरलाइन कर लें। नामवर का मतलब है मशहूर, मीर ज़ाहक नाम है, और हजब गो का मतलब है ये एक ऐसी नज़म होती है जिसमें दूसरों के ख़िलाफ़ बातें की जाती हैं, यानी दूसरों को बुरा भला कहा जाता है, उनका मजाक उड़ाया जाता है। हजब गो का मतलब है हजब कहने वाला। इसको कई लोग हजो भी बोलते हैं और कई से हजब भी बोलते हैं, अपना अपना नुक्ता नज़र है इसमें। अब आपके जहन में ये सवाल आ सकता है, ये कैसी नज़म है कि जिसमें लोगों को बुरा कहा जाता है? तो उसका जवाब ये है कि बादशाहों की लड़ाइयाँ हुआ करती थी, और जब लड़ाइयाँ हुआ करती थी तो बादशाह अपने अपने शोरा को कहा करते थे, या शोरा बादशाह को खुश करने के लिए वैसे ही दूसरे बादशाह के ख़िलाफ़ करते थे, या फिर अफराद की दो शायरों की लड़ाई हो गई तो एक ने दूसरे के ख़िलाफ़ नज़म लिख डाली। तो ये हजब का बैकग्राउंड, या कह लें उसकी वजह ये है। अब आपका क्या तल्लुक़ वैसे इन चीज़ों से? अब आप टिकटॉक और PUBG जनरेशन है, अगले 2 सालों में किताबें भी ख़त्म हो जानी हैं, साथ में टीचर्स भी ख़त्म हो जाने हैं, साथ में इल्म भी ख़त्म हो जाना है, पता नहीं क्या 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 हो जाना है। लेकिन बहरहाल जो मौजूद इल्म है उसकी बुनियाद पे बताया जा रहा है आपको कि हजब का ये मतलब है। ये इनके वालिद का फिर क्या नाम हुआ? मीर ज़ाहक, और ये मीर खलीक के वालिद थे, यानी इनके बेटे का नाम है मीर खलीक, और ये मशहूर मरसिया निगार मीर अनीस के दादा थे। मरसिया भी नज़म की एक किस्म है जिसमें किसी की वफ़ात पर या किसी के गम में शेर कहे जाएं, वो मरसिया होता है। तो ये 2-3 लाइनों में बहुत ज़्यादा चीज़ें बताई हुई हैं इन्होंने। एक किसी के ख़िलाफ़ जो नज़म कही जाती है, एक किसी के गम में जो कही जाती है। और
जो मरसिया है, तो मरसिया जो है वो किसी के गम में जो नज़म लिखी जाए ना, उसे मरसिया कहते हैं। और उर्दू अदब में मीर अनीस और मीर दबीर मशहूर मरसिया नवीस हैं। हमारे यहाँ मुहर्रम में अहले तशीह हजरात जो मरसिए पढ़ते हैं, आपको शायद उसका थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो, तो ये मरसिया वो सिन्फ है उर्दू की। तो अब बात क्या बनी यहाँ से कि एक तो उनका तखल्लुस बताया, उनके वालिद का नाम बताया, उनके बेटे का नाम बताया, ठीक है, फिर उनके पोते का भी नाम बताया। तो उनके पोते का नाम था मीर अनीस। असल में मीर अनीस उर्दू अदब में बहुत मशहूर शख्सियत है, इस वजह से ये उन्होंने मीर अनीस का जिक्र भी किया है। दिल्ली के सैयदवाड़ा में पैदा हुए, उस इलाके में पैदा हुए, ये इलाके का नाम है, सैयदवाड़ा में पैदा हुए। तालीम अपने वालिद से हासिल की। दिल्ली शहर का नाम है जो हिंदुस्तान का दारुल हुकूमत है, कैपिटल है। और दिल्ली का शहर जो कई बार उजड़ा, इनके ज़माने में और भी वीरान हो गया। उजड़ा का मतलब क्या हुआ, कैसे उजड़ गया शहर? इसका मतलब ये है कि ये नहीं है कि वो कोई खेत था तो वो उजड़ गया, उस पर कोई आंधी या बारिश या सैलाब, मतलब ये कि उस पर बादशाहों और जो हमला आवर थे उन्होंने हमला किया और शहर को वीरान कर डाला, इसका ये मतलब है। किस किस ने किया वो कभी फिर किसी और लेक्चर में बता दूंगा आपको। तो वो अपने वालिद के साथ फैज़ाबाद चले गए, एक और इलाका था वहाँ चले गए, जो उस ज़माने में अवध का दारुल हुकूमत था। ये लफ्ज़ है अवध, ऊद नहीं है ये लफ्ज़, ये क्लियर होना चाहिए। जिस तरह वो हजब में इशू है ना थोड़ा सा, इसमें नहीं है, ये अवध लफ्ज़ है। ये अवध एक इलाके का नाम था और ये दिल्ली से जुनूब की तरफ है, जुनूब कह रहा हूँ, मशरिक़ की तरफ है, ये मशरिक़ है। यहाँ वो नवाब सलार जंग के दरबार से वाबस्ता हो गए। दरबार का मतलब है यानी उनके वज़ीर बन गए। क्यों वाबस्ता हो गए? देखिए, किसान हल चलाता है, रोज़ी कमाता है, मज़दूर मज़दूरी करता है, टीचर या इल्म वाला जो है, मौलवी साहब जो हैं, वो अपना दीनी इल्म पढ़ा के वो कोई रोज़ी कमा लेते हैं। शायर क्या करे या अदीब क्या करे, उसके पास तो सिर्फ लिखने का फ़न है, लिहाजा उसको उस ज़माने में भी और आज भी सरपरस्ती की ज़रूरत रहती है। उस ज़माने के जो बादशाह थे वो पसंद करते थे जो शायरी, वो फिर शुअरा को अपने दरबार में रखते, और जब वो फ्री टाइम में होते, जैसे इस वक्त हमारे यहाँ अब किसी ने भी कुछ भी सुनना है एंटरटेनमेंट का तो इसको मोबाइल को खोलेगा और अपना अखलाक ख़राब कर लेगा। इस तरह उस ज़माने में जब बादशाह सलामत जो थे वो चाहते कि वो शायरी सुनते तो वो शुअरा को बुलाते और उनसे अच्छे शेर सुनते, तो वो फिर उनके दरबार से जो शुअरा वाबस्ता होते उनके फिर उनके तनख्वाहें मिलती, उनको इनामात मिलते। तो ये उस वक़्त के शुअरा की ज़रूरत थी। लेकिन बहुत से शुअरा ऐसे हैं जो किसी के दरबार से वाबस्ता नहीं थे। मसलन अल्लामा इकबाल किसी के दरबार से वाबस्ता नहीं हुए, वो तो वकालत की उन्होंने, वकालत तक भी छोड़ दी उन्होंने। बहरहाल वो एक हमारा मौजू से हम हट जाएंगे, मैं फिर आपको इकबाल के बारे में किसी दिन बता दूंगा। तो सलार जंग जो थे वो उस वक़्त अवध के हुक्मरान होंगे, तो उनका नाम नोट करें, आप अंडरलाइन करें। अभी आपको शुरू में बताया है कई दफ़ा और तारफ़ी लेक्चर में भी बताया हुआ है कि इसमें से MCQs आते हैं, ये बड़ा अहम हिस्सा होता है आपका। तो ये नंबर, ये पक्के नंबर हैं आपके, ये जो पढ़ रहे हैं इस वक्त आप। जब नवाब आसिफुद्दौला ने अपना दारुल हुकूमत फैज़ाबाद से, नहीं ये अवध के हुक्मरान नहीं थे बल्कि ये कोई और थे, वो बड़े सालार होंगे वहाँ पे। तो असल में उस वक़्त अवध के हुक्मरान थे नवाब आसिफुद्दौला, ये मुझे उनका नाम आगे पढ़ के याद आ गया, और ये बादशाह थे उस वक़्त आसिफुद्दौला। इनको भी आप वो ब्रैकेट लगा लें, इनके ऊपर चौकटा बना लें ताकि याद रहे। और इन्होंने अपना दारुल हुकूमत फैज़ाबाद से लखनऊ मुंतकिल किया, तो मीर हसन भी लखनऊ आ गए। अब लखनऊ भी एक बड़ा मशहूर शहर है, अगर आपको कुछ थोड़ा बहुत मैं समझा सकूं, बाद में मैं अभी आपको बताता हूं मैप बना के कि ये बिल्कुल जो हिंदुस्तान का जनूबी इलाका है, मशरक़ी इलाका है, जनूब तो ये है, मशरक़ी इलाका ये है। इस साइड पे यूँ समझ लो कि समंदर से पहले का जो इलाका है ना वो लखनऊ है। आसान ज़ुबान है, अभी मैं आपको थोड़ी देर के बाद इसकी ड्राइंग बना के भी समझाता हूँ। तो शेर व शायरी का मलका उनको विरसे में मिला। मलका का मतलब है महारत, फ़न, सलाहियत। एक मलका होती है बादशाह की बीवी, ये वो मलका नहीं है।
साहिब दीवान शायर थे। साहिब दीवान यानी इतनी शायरी की थी कि उनको इकट्ठा करें तो एक अच्छी खासी किताब बन जाती है। और आपको पता है कि दीवान वो किताब होती है शायर की जिसमें उसकी सारी शायरी को इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, पता है या नहीं पता? बहरहाल तो वो उनका दीवान भी था। उनकी शोहरत गज़लियात और कसायद से नहीं है। कसायद कसीदे की जमा है और गज़लियात गज़ल की जमा है। यानी ना वो गज़ल कहते थे या मशहूर गज़ल में नहीं थे, कसीदे में नहीं थे। अब कसीदा और गज़ल क्या चीज़ है? गज़ल आपको मालूम ही है, ये शेर हुस्नो इश्क के बारे में जो शेर व शायरी होती है वो गज़ल होती है, और भी इसके बड़े मतालिब हैं। और कसीदा किसी की तारीफ़ करना, जैसे बच्चे बाज़ों का तारीफ़ करते हैं ना नंबर लेने के लिए, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सर आपकी क्या ही बात है, सर आप जैसे टीचर तो मैंने कभी देखे ही नहीं, तो वो फिर मेरा कसीदा हो जाएगा। तो बादशाहों के कसीदे तो आपको पता है, खुशामद तो हमारे इस इलाके की माशाल्लाह एक शनाख्त सी बन गई है कि हम खुशामद में बड़े मशहूर हैं। तो कसीदा जो है वो एक किस्म की बादशाह की तारीफ़ या खुशामद भी कह सकते हैं। अगरचे खुशामद नहीं होती, कसीदा एक अच्छी चीज़ भी है। कह रहे हैं कि ये आगे उसके तारफ़ में ये लिखा हुआ है कि वो उनकी जो शोहरत थी ना वो गज़ल कहने से नहीं थी, कसीदा कहने से नहीं थी, बल्कि उनकी शोहरत की एक वजह थी कि उन्होंने एक मसनवी लिखी थी। मसनवी भी एक किस्म है इसकी अदब की, वो मैं थोड़ी देर के बाद बताऊंगा, और आपकी ये मश्क में लिखी भी शायद होगी, वरना मैं आपको बाद में उसकी बात बताता हूँ। फ़िलहाल ये हमारा मौजू नहीं है। सहरुल बयान या सहरुल बयान ये उर्दू अदब में बड़ा नाम है एक इसका। किसी ज़माने में ये लोग इसे याद किया करते थे और मुशायरों में, गाँव देहातों में, चौपालों में सुनाया करते थे। एक रवायती दास्तान जो दरअसल शहज़ादा बेनज़ीर और शहज़ादी बद्रे मुनीर का अफसाना इश्क है। अब इसको भी सर्कल करें, देखिए 2 पॉइंट आ गए हैं इसमें भी। रवायती दास्तान है यानी ये कुछ सच्ची नहीं है, बस एक रवायत है। किसी ने कोई बात कर दी, मैंने जो बात की वो आपने सुनी, आपने आगे बयान कर दी। आप उस बात के रावी हैं और वो मेरी रवायत है, वो मेरी रवायत है। रवायत इसको कहते हैं। रवायत असल में रवाज को भी कहते हैं। मज़ीद वजाहत अभी मैं इसलिए नहीं कर पा रहा कि वो लेक्चर ज़रा उसको मैंने थोड़ा मुख्तसर रखना है। तो इसके मेन मरकज़ी किरदार कौन से हुए? बोलो। ये उसके मरकज़ी किरदार हैं शहज़ादा बेनज़ीर। अब आप कहेंगे कि ये तो औरत थी, हमारी बेनज़ीर भुट्टो तो औरत थी, और ये कुछ नाम होते हैं जो मर्द औरत में मुश्तरका भी पाए जाते हैं। तो बेनज़ीर इसमें शहज़ादे का नाम है और बद्रे मुनीर इसमें शहज़ादी का नाम है। ये उनका एक अफसानवी इश्क है, यानी कहानी है। लेकिन मीर हसन ने इसे अपने अंदाज से और इसे वाक़ईयत और हकीकत का रंग दे दिया है तो ये कहानी, लेकिन मीर हसन ने इसको इस तरह से बयान किया है कि ऐसे लगता है जैसे ये हकीकत है। वाक़या निगारी यानी वाक़े को बयान करना। वाक़या निगारी का मतलब है वाक़े को बयान करने का तरीका। और किरदार निगारी का मतलब है किरदार की खसूसियात को बयान करना कि ये किरदार कैसा है, ये इसकी क्या खूबी है। और मंजर कशी, और फिर मंजर भी बयान करना। यानी मैं क्लास में अगर आता हूँ और आते ही मुझे यहाँ ठोकर लगती है तो ये हो गया वाक़या, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, मैंने आगे तो देखा कि इस क्लास में माहौल ऐसा है, गर्मी है, हबस है, बच्चे इस तरह बैठे हुए हैं। ये मैंने उसको हकीकत के रूप में बयान कर दिया अपनी शायरी में, ये हकीकत निगारी हो गई, ठीक है। और आगे है किरदार निगारी। फिर मैंने कहा इस क्लास में फलां बच्चा है, अहमद है, असलम है, फैज़ान है, तो मैंने उनके बारे में बता दिया। और मैं रिकॉर्डिंग से वैसे हट गया हूँ, रिकॉर्डिंग में फ़र्क पड़ गया होगा। तो ये है किरदार निगारी। यानी अगर मैं आपकी शख्सियतों के बारे में शेर कहना शुरू कर दूंगा तो ये फिर मैंने आपको एक किरदारों की वजाहत शुरू कर दी। तो उसमें उन्होंने बड़ा खूबसूरत एक तरीका इख्तियार किया कि हकीकत का रंग दे दिया और बेहतरीन वाक़े को बयान किया, किरदारों को बयान किया, मंज़र को बयान किया। मंज़र कशी करना, मसलन अगर सामने मैं मंज़र कशी बयान करूँ तो मैं कहूँगा इस वक्त बाहर धूप निकली हुई है, सरसब्ज़ मैदान है, खूबसूरत फूल खिले हुए हैं, शदीद गर्म मौसम है। लेकिन शदीद गर्म मौसम भी इस मैदान के और इस मंज़र के हुस्न को मांद नहीं कर रहा, उसको कम नहीं कर रहा। मौसम बड़ा शदीद है लेकिन उसको देख के तो जहन में सुकून आता है। ये है मंज़र कशी। समझ आ गई बात की आपको?
मीर हसन के कलाम में इनकी यादगार गज़लियात और कसायद का एक दीवान शामिल है। मसनवियात, मसनवियात का मतलब है मसनवी की जमा, मसनवी नज़म की एक किस्म है, उसका एक मजमुआ और शायरों का एक तस्करा शामिल है। यानी कुछ शुअरा का उन्होंने तस्करा भी लिखा था कि ये शायर जो हैं ये अपने दौर के इतने अहम शायर हैं। तो ये हमारा जो है आज का जो लेक्चर था उसका इख्तिताम हुआ। ये मैं इसको यूट्यूब पे अपलोड कर दूँगा, आप वहाँ से भी इसको सुन सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।